नेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस 2023। अब मैं सब्जेक्ट पे ही आ रहा हूँ, ठीक है। चीफ जस्टिस साहब ने अच्छा हम सबको बांधा भी और अच्छा लगा ना आपको? तो जोरदार आप ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो थीम है कॉन्स्टिट्यूशनल विजन फॉर प्रबुद्ध भारत। उस पर जो सेमिनार आज आयोजित की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और इस अवसर पर उपस्थित हैं हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस रविशंकर झा साहब। आप सबने उनको सुना। हमारे मनन कुमार मिश्रा जी को भी आपने सुना, वो भी अलग व्यक्तित्व है जी। चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा जिससे चौहान साहब ये नहीं कहें कि सीमा, और आप थक भी गए होंगे, बहुत टाइम हो गया ना। कितनी देर से बैठे हो? हैं 4 बजे से ही ना, या पहले से? तो बहुत टाइम हो गया, 3 घंटे तो हो ही गए हैं। फिर 15-20 मैं भी लूंगा 15-20 मिनट। नहीं थके हो? चलो मैं बोलूंगा फिर। अशोक सिंगला जी, हमारे चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। बलदेव राज महाजन जी, एडवोकेट जनरल हरियाणा। विनोद घई जी, एडवोकेट जनरल पंजाब। प्रताप सिंह जी, मेंबर बीसीआई। रमीर सिंह जी ढाका, वाइस चेयरमैन बीसीआई। राजकुमार चौहान साहब, सी सेक्रेटरी भी हैं, संचालन का काम भी कर रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। अमित वैद जी, हमारे सत्यपाल जैन साहब अभी एक दूसरे फंक्शन में गए हैं। सम्मानित मंच। और एक बड़ा काम मुझे दिया था जस्टिस दया चौधरी ने, तो वो उस पर भी मैं थोड़ा न्याय करूंगा। गुरु क्या होता है, वो आपने मुझे काम दिया था। वो वैसे प्रबुद्ध जन का ही काम है, तो मैं थोड़ा करने की कोशिश करूंगा। मिला तो ज्ञान, मेरे ख्याल में सिंगला जी ने कहा था कि जसवीर सिंह जी मेरे गुरु हैं, तो आपने कहा गुरु होता क्या है, तो वो काम भी मैं करने की कोशिश करूंगा। हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीशगण, जिसमें अलका सरीन जी भी हैं और हमारे दया चौधरी जी भी हैं, लीजा गिल भी हैं, हमारे सिंगावालिया जी भी हैं, सिब्बल साहब भी हैं, वशिष्ठ साहब भी हैं। मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो भी माफ़ी चाहता हूँ। सभी मान्य न्यायाधीशगण और वर्तमान में भी और जो पूर्व न्यायाधीशगण हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे यहाँ लीगल फ्रेटर्निटी से संबंधित जितने भी वकील बैठे हैं उनको भी नमस्कार, और पत्रकार साथियों को भी नमस्कार, मातृशक्ति को भी प्रणाम। देखिए, मैं विषय पे आने की कोशिश करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल विजन फॉर प्रबुद्ध भारत, उसमें एक आपने सब्जेक्ट नीचे डाला है, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर्स लीगल प्रैक्टिस। तो 1923 में बिल्कुल ठीक कहा कि जुलाई में उनको डिग्री मिली थी लॉ की, और डिग्री मिलने के बाद उन्होंने लीगल प्रोफेशन को अडॉप्ट किया। शायद उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने इनरोल कराया और वो एडवोकेट बने। उनके एडवोकेट के जीवन की एक कहानी में कहूँगा, जिससे आपको लगता है कि कितना ये नोबल प्रोफेशन है और कितनी इसमें प्रबुद्धता है, बुद्धिमता भी है और प्रबुद्धता भी है, प्रबुद्ध भारत के गुण भी हैं। ये एक बार कराची से लंदन जा रहे थे, तो उस समय बॉम्बे से एक अलग जहाज आकर के कराची तक जाता था, और कराची से हवाई जहाज से लंदन की यात्रा, अधिकतर इसी तरह की यात्रा लोग करते थे। कुछ समुद्री मार्ग से भी लंदन तक यात्रा करते थे, लेकिन ये कराची से बैठे थे लंदन के लिए, बॉम्बे से कराची आए थे। और उसमें इनके यात्रा में
उस दिन हवाई जहाज इनको मिला नहीं तो समुद्री मार्ग से करी। तो एक सिरोही हमारे राजस्थान में एक स्टेट है, जिला भी है, उसके महाराजा भी उसी जहाज में यात्रा कर रहे थे। उनका लंदन में कोई केस था जिसके कारण वो जा रहे थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हाथ में मर्केंटाइल लॉ की बुक थी, और जब समुद्री मार्ग से यात्रा होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो लोग किताब वगैरह लेकर के ही जाते थे, 1-2 दिन का सामान हाथ में रहता था। तो उन्होंने देखा भी ये एडवोकेट होगा, सिरोही के महाराजा ने, वो डिफरेंट ड्रेस में थे, रॉयल ड्रेस में नहीं थे। उन्होंने आकर के डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि आप वकील हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं वकील हूं। तो आपके हाथ में मर्केंटाइल लॉ की बुक है, आप मर्केंटाइल लॉ के वकील हो क्या? बोला हाँ मैं मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ाता भी हूं और केस भी लेता हूं। तो उन्होंने वापस अपनी सीट पे जाकर के, एक बड़ी सारी फाइल थी जिसके बहुत पन्ने होते थे, वो फाइल इनको दी थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। वो फाइल उन्होंने ले ली। विश्वास जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे मनन मिश्रा जी कि ये विश्वास का प्रोफेशन है, तो उन्होंने कहा मैं पूरी फाइल हमारी दे रहा हूं आपको, और मैं किंग हूं सिरोही का। तो बोला मुझे क्यों दे रहे हो? कि और मर्केंटाइल लॉ के वकील मुझे कम मिले और जहाज में तो कोई मिलता ही नहीं है, तो आप मिल गए तो इसलिए आपको दे दी, और आप पे विश्वास भी हो गया कि आप कुछ पढ़ भी रहे थे मर्केंटाइल लॉ का, तो आपस में विश्वास हुआ और वो पूरी फाइल दे दी। 2 दिन के बाद वहाँ उतरे नीचे लंदन। उतरते ही उन्होंने कहा कि आप मेरे वकील बन जाओ। उन्होंने कहा आप पूरा परिचय दीजिए, मुझे समझ में आया कि यू आर ए किंग ऑफ सिरोही सम स्टेट का, यस इन राजपूताना। उस समय तक ये राजस्थान नहीं बना था, उससे पहले उस एरिया को राजपूताना कहते थे। यस आई एम ए किंग ऑफ सिरोही एरिया दैट इज इन राजपूताना, और मेरी ये डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, और उसमें मर्केंटाइल लॉ इन्वॉल्व है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे एडवोकेट बन जाओ। अब यहाँ देखिए, कोई न कोई आपको पैरामीटर तो तय करना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय यंग थे, और कोई राजा का केस आवे वो मना करे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये प्रभुता है, प्रबुद्धता जिसको हम बोलते हैं, कि ये इंटेलेक्चुअल है, ये इंटेलेक्ट से आती है। हमारे बॉडी के 4 पार्ट हैं, 1 इज बॉडी, 2nd इज ए माइंड, 3rd इज ए इंटेलेक्ट, 4th इज ए सोल। तो 4 पार्ट में जो बॉडी है हमारी, उसमें 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं, और 1 मन है, और उसके ऊपर इंटेलेक्ट है, फिर सोल है। मन भी 2 तरह का है, एक फिजिकल माइंड है जो हमारे ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने पेड़ को देखा, पता चला आंख से, तो आंख देख करके पेड़ को कहती है ये नीम का पेड़ है क्या? ये ज्ञान जो हमें मिला हमारे गुरुओं से, माँ बाप से, पुरखों से, लेकिन देखा तो आंख ने ना, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा ये ज्ञानेंद्रिय है। भाई कोई चीज खाई आपके, खट्टी है मीठी है, तो पता हमें जीभ से चला, नाक से हमें सुगंध आई, तो हमारे ऋषियों ने कहा ये ज्ञानेंद्रियां हैं। भाई किसी से हमने कर्म किया, ऐसे हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां भी है, तो ऋषियों ने कहा कि ये कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन माइंड जब वो फिजिकल शरीर के बॉडी के साथ जुड़ता है तो विषयों से जुड़ जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा वो इंटेलेक्ट के साथ जुड़ता है तो उसमें बौद्धिकता आ जाती है, प्रबुद्धता आ जाती है। लेकिन माइंड 2 तरह का कैसे? एक है फिजिकल माइंड, मन अलग तरह की एक वस्तु है। अच्छा चलो मैं थोड़ी एक्सरसाइज आपसे कराता हूं, ये सब्जेक्ट आ गया इसलिए। बॉडी की क्या खुराक है? हमारे सबके पास शरीर है ना, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। क्या खुराक है या बॉडी की? खाना खाना, यस और नो? अगर आपको गर्मी लगी है तो पंखा चलाना, एसी चलाना, पार्क में घूमना, यस और नो? यस। अगर आपको सर्दी लगी है तो कपड़े ओढ़ना, ये शरीर की खुराक है। लेकिन अगर मैं पूछूं मन की क्या खुराक है, तो आप क्या बताएंगे जी? क्या खुराक है जी मन की? हैप्पीनेस, यस, ये भी एक पार्ट है मन का। और
किसने बोला जी? हाँ, ताली तो बजा दीजिए। मन खुश रहना चाहता है लेकिन रहता नहीं है क्योंकि वो चंचल बहुत है। तो मन की क्या खुराक है? बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें कही मन के बारे में, लेकिन मेरे एक गुरु ने बताया, अब यहां गुरु आ रहा है तो गुरु आगे डिफाइन करूंगा, लेकिन मेरे एक गुरु ने बताया और स्कूल में बताया कि शरीर की खुराक खाना खाना, कपड़े ओढ़ना, गर्मी लगे तो पंखा चलाना, ये शरीर की खुराक है। लेकिन मन की खुराक, जो उन्होंने कहा कि मन की खुराक मित्रता है, लाइक माइंडेड पीपल ढूंढना है। और ये मन की खुराक लोग लेते नहीं है, इसलिए उनका मन खराब रहता है और वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तब मैंने सोचा भी ये मन की खुराक कहां मिलती है? जैसे आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है तो आप यहां सब आए, आपको खाना मिलेगा, वो शरीर की खुराक है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, मिलेगा क्या सिंगला साहब? वो शरीर की खुराक है। लेकिन आपको मन की खुराक बहुत मिल रही है ना, क्योंकि आपको लाइक माइंडेड पीपल मिले यहां पे, ये मन की खुराक है। और कभी कभी फिल्म देखने सब एक साथ जाते हैं तो वहां खाना नहीं मिलता, लेकिन मन का काम है एक जैसी खुराक लेना, मनोरंजन, इसलिए उसको मनोरंजन भी कहा है। कई तरह के काम मन से होते रहते हैं, मन चंचल भी है, लेकिन मन की खुराक भी लेनी पड़ती है। बुद्धि की खुराक क्या है? क्या है साहब? यू टेल मी, व्हाट इज द डाइट ऑफ द इंटेलेक्ट? क्या है? ज्ञान। बिल्कुल ठीक है, किसने बोला? हाँ, आपने भी बोला। इनके लिए भी ताली बजाओ भाई, उनके लिए भी बजानी पड़ेगी। और हम ज्ञान लेते भी रहते हैं, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं जी। अखबार से ज्ञान, गुरुओं से ज्ञान, माँ बाप से ज्ञान, टीवी से ज्ञान, किताबों से ज्ञान लेते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते, सीखते नहीं, अपनाते नहीं है, वहीं गड़बड़ होती है। लेकिन बुद्धि की खुराक है ज्ञान। फिर आत्मा, सॉल, उसकी क्या खुराक है? उसकी क्या खुराक है? अब भजन के अलावा भी देखो, आत्मा की मूल रूप से खुराक परमात्मा है, लेकिन वो भजन की भी माध्यम होता है, सत्संग का भी माध्यम हो सकता है, कैसे मिल सकता है। लेकिन कोई आदमी ये चार खुराक बैलेंस्ड रूप में ले तो वो श्रेष्ठ आदमी होता है, प्रबुद्ध होता है, नहीं तो नहीं हो सकता जी। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं कमी में महसूस करता है। डॉक्टर अम्बेडकर उसी लाइन के थे। उन्होंने कहा मैं आपका वकील नहीं बन सकता, मैंने एक पैरामीटर तय किया है कि मैं किसी बहुत रॉयल घराने का वकील बनकर के बहुत बड़ी फीस कमा लूं, ये मेरे मन को पसंद नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं किंग हूं सिरोही का, आप ये मेरा मुकदमा लड़ लीजिए, आपको मैं न्याय कर दूंगा। उन्होंने कहा नो सर। अब ये करेक्टर भी है, ये प्रभुता भी है, इंटेलेक्चुअलिटी भी है, इसको क्या कहोगे? वो बड़ा अजीब सा लगा राजा को मना करना। उन्होंने कहा मैं किंग हूं सिरोही का, तो उन्होंने कहा मैं भी एडवोकेट हूं साहब, मेरे जैसे की तो लूंगा ना मुकदमा, आपकी जस गई और मैं मुकदमा ले लूं? नो। मैंने कोशिश की है कि मैं देश में मुकदमे कई तरह के लड़ूंगा। अगर बाहर किसी का मुकदमा लड़ूंगा तो मैं गरीब आदमी का लड़ूंगा, लेबर क्लास का ही लड़ूंगा। आपका मुकदमा मैं बाहर लंदन में नहीं लड़ सकता, ये मैंने तय किया है। तो ऐसा पैरामीटर कहां से तैयार हुआ? इंटेलेक्ट से। प्रभुता जागी ना उनमें कि मैं सही निर्णय करूं। भाई ये जो नाम इनका मनन है ऐसे ही नहीं है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये बुद्धि की खुराक है। चिंतन मनन मंथन, उसका नाम ही मनन है। इसलिए आपने आज इनको अतिथि बना करके बुलाया, इसलिए आपको सिंगला साहब आपका भी बधाई और धन्यवाद। और सब्जेक्ट भी इनका ये था, इनका ही सब्जेक्ट था। उन्होंने नहीं लिया मुकदमा, लेकिन उन्होंने कहा आपने मुझे 2 दिन तक ये फाइल पढ़ने को दी, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप ये नोट्स लेकर के चले जाना, आपका जो भी एडवोकेट हो उसको दे देना। तो उनके पुराना एक एडवोकेट ब्रिटिशर ही था कोई स्कॉटलैंड में, उसके पास चले गए और उन्होंने कहा साहब मेरा ये मुकदमा है और आप लड़ लीजिए, ये भी एक केस है। बोला नया है क्या? बोला नया है। तो बोला मुझे आज टाइम नहीं है। नहीं, बोला एक वकील मुझे मिल गया था जज में, उसने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो बोला ये ले लो आप, ये काम आए तो वो ठीक है। दूसरे दिन फिर गया,
उन्होंने कहा ये नोट्स किसने बनाए थे? वो वकील पूछ रहा है, कहाँ, कौन सा? ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा कोई जहाज में मिला था, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम है। बोला भी बहुत इंटेलिजेंट है। हम देखिए 100 साल मना रहे हैं ना बाबा साहब का, जिसका भी मनन मिश्रा साहब कर रहे थे कि वकील भी उनको याद करते हैं, जज भी उनको याद करते हैं, कोई इंटरप्रिटेशन का मामला होता है तो सब लोग याद करते हैं। पार्लियामेंट में भी हमें संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, क्या हमारा धर्म होना चाहिए, संविधान क्या हमारा राष्ट्र धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर हम जिक्र करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पार्लियामेंट में भी हम जिक्र करते हैं। तो ये ऐसा विषय आज का विषय था। उन्होंने कहा ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है भाई, और नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, तो उसको वकील क्यों नहीं कर सकते? बोला साहब वो, फिर उन्होंने पूरी बात बताई नहीं सिरोही के महाराजा ने, और वो वकील कर लिया। साल भर बाद 2-3 पेशियां पड़ी लंदन में और वो केस जीत गए। अब यहां फिर देखिए नैतिकता जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे मुख्य न्यायाधीश झा साहब। अब जैसे ही वो जाता है उस वकील के पास, हमारे सिरोही के महाराजा, तो वो कहते हैं कि साहब आपकी फीस। उन्होंने कहा फीस का हकदार मैं नहीं हूं जी, मैं इस केस में मैंने मेहनत ही कम की है, और की नहीं हूं मान लीजिए। जो नोट्स आपके जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाए थे उसी नोट्स के आधार पर मैंने मुकदमा लड़ा और ये मैं मुकदमा जीत गया। अगर आपको फीस देनी है तो डॉक्टर अम्बेडकर को दो, मुझे मत दो। ये नैतिकता, ये प्रभुता जिसमें भी है, चाहे वो इंग्लैंड का आदमी हो चाहे भारत का आदमी हो, ये होनी चाहिए। आज का सब्जेक्ट भी वही है। तो नहीं ली फीस। अब उसके बाद क्या हुआ? अब फीस कहां देते हैं जी? देखिए कैसे टाइम टर्न होता है। 1951 में हिंदू कोड बिल को लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर और नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके बीच में विवाद हुआ और डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उनको एक एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा उनको अपना एक्सप्लेनेशन देना था कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। उसको अलाउ नहीं किया डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को। जब अलाउ नहीं किया तो उन्होंने, वो मेंबर थे राज्यसभा के उस समय, और उन्होंने खूब कहा कि आप नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे लेकिन राज्यसभा में उन्होंने खूब कहा, अपने संविधान सभा के अध्यक्ष को भी कहा और सबको कहा कि मुझे आप थोड़ा बोलने दो। नहीं बोलने दिया तो उन्होंने उसको प्रेस में दे दिया। प्रेस में दे दिया और उसके बाद गुस्सा भी आया कि मुझे बोलने नहीं दिया। तो आकर के अपने चेलों को कहा, जो शिष्य थे उनके बाबा साहब के, मुझे मकान खाली करना है। उन्होंने कहा अभी तो महीना भर रह सकते हो। उस समय 6 महीने था कि महीना भर तो उसी राशि में रह सकते हो, 6 महीने आप थोड़ी बढ़ी हुई राशि में रह सकते हो, 6 महीने तक इसको रखिए, आपके पास किताबें बहुत है, कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा नहीं मुझे खाली करना है, मेरा मकान ढूंढो आप। तो उन्होंने कहा कहाँ ढूंढे साहब, इतना बड़ा मकान कहाँ मिलेगा? तो बोला मैंने 4-5 दिन पहले उधर से गुजरा था, करोल बाग दिल्ली में टू लेट लिखा हुआ था, कुछ वकीलों के अच्छे चैम्बर भी हैं वहाँ कर लो आप, मैं ले लूँगा मकान। तो उसके बाद ढूंढने लगे तो करोल बाग में आए, वहाँ ये सिरोही के महाराजा कोई और केस में वकील के पास बैठे थे, ये सिरोही के महाराजा। तो उनको पता लगा भाई ये डॉक्टर अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा किसके लिए मकान ढूंढ रहे हो? कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के लिए मकान ढूंढ रहे हैं। बोला अम्बेडकर जो लॉ मिनिस्टर? हाँ। बोला यहाँ उन्हीं के लिए। तो उनका क्या हुआ? बोला उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वो क्या बाहर से आए थे कहीं से, तो अखबार पढ़े उन्होंने, अच्छा मैंने तो यार सुना नहीं। बोला आपने सुना नहीं लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके लिए मकान चाहिए क्या? कहाँ? उनको मकान मैं दूंगा। अब वो बड़े अजीब में, क्यों उस समय वो रॉयल ड्रेस में थे। 51 में सिरोही को महाराजा किसी वकील के पास बैठे थे तो रॉयल ड्रेस में थे। उन्होंने कहा आप तो कुछ राजा जैसे लगते हो। बोला यस आई एम ए किंग ऑफ सिरोही। बोला क्या चाहिए आपको? क्या मेरे पर्सनैलिटी पे शंका है क्या? क्या नहीं, राजा का शायद मकान लेंगे कि नहीं लेंगे बाबा साहब, इसलिए हमें पूछना पड़ रहा है आपसे। उन्होंने कहा नहीं मैं दूंगा जी उनको। बोला कैसे देंगे आप? बोला मेरी बात कराओ। बोला भाई बात तो हम कहाँ से कराएं? बोला मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो तो आए थे टैक्सी में, जो बाबा साहब के 3-4 शिष्य थे, जैसे में नानक चंद रत्तू और ये सब लोग थे, लेकिन उनके पास एक खुली जीप थी सिरोही महाराजा के पास। तो वो वापस गए जीप में, अंदर गए तो बाबा साहब भी भूल गए, वो भी भूल गए। बहुत पुरानी बात थी, जहाज वाला किस्सा तो लंदन वाला। जब उन्होंने कहा क्यों भैया आप मकान क्यों देंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने पूछा सिरोही के महाराजा। उन्होंने कहा साहब ऐसा आपको भूल गए होंगे, मेरा एक मर्केंटाइल का केस था लंदन में, आपने जहाज में नोट्स बनाए थे,
तब भी उनको याद आया, यस यस एक बड़ी सी फाइल थी। बोला हाँ बड़ी फाइल थी। और उसके बाद मैं वो केस जीत गया। मैं जब हमारे इंग्लैंड के जो हमारे स्कॉटलैंड में जो वकील हैं उनको पैसा देने गया फीस का, तो उन्होंने पैसा लिया नहीं और उन्होंने कहा कि जिन्होंने नोट्स बनाए हैं उनको ही फीस दीजिए, क्योंकि मैं जो केस जीता हूं उन नोट्स के आधार पर जीता हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं फीस नहीं लेता। मैं इथिकल काम ही करता हूं, थोड़ी बहुत लीगल प्रोफेशन में इथिक्स मेरे दिमाग में घुसी हुई है, इसलिए मैं पैसा नहीं लूंगा। तो उन्होंने फीस ली नहीं। तो मेरे दिमाग में कई दिनों से ढूंढ रही थी डॉक्टर अम्बेडकर को फीस दूं। मेरे बहुत काम इधर उधर रहते हैं, तो कभी लंदन जाता हूँ, कभी कराची जाता हूँ, कभी मैं गुजरात जाता हूँ, मेरे बहुत से काम है, कभी बॉम्बे जाता हूँ, मैं आ नहीं आया आपके पास, आप मुझे ये अब मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा आपका मकान कहाँ है? कि दिल्ली विधानसभा के सामने 26 नंबर भी मेरी कोठी है, 27 नंबर भी मेरी कोठी है, 28 नंबर भी मेरी कोठी है, 26, 27, 28 तीन मेरी कोठियाँ हैं, आपको जो पसंद है वो लो। उन्होंने कहा ऐसे फ्री में मैं नहीं लेता। अब फिर उनकी प्रभुता जाग गई, बौद्धिकता जाग गई बाबा साहब की, फ्री में मैं नहीं लेता। तो ऐसे करके एक समझौता हुआ। बोला 21 रुपये जो चांदी के सिक्के होते थे वो बाबा साहब उनको देते थे, इनको सिरोही महाराजा को, सिरोही महाराजा वापस बाबा साहब को दे देते थे, और बाबा साहब वो 21 रुपये चांदी के जो गरीब बच्चे होते थे उनकी पढ़ाई में लगाते थे। 5 साल बाबा साहब 26 अलीपुर रोड रहे, वो सिरोही महाराजा का मकान था, कोई चार्ज नहीं लगा। लेकिन एक लीगल प्रोफेशन में जज में जाते हुए जो काम किया, उस काम की फीस पैसों से नहीं आंकी जा सकती। उस काम की फीस ये जो प्रभुता अंदर है उससे आंकी जाती है, और कब जाकर के वो काम आ जाए किसी के। इसलिए कोई जैसे अभी कोई विषय कर रहे थे ना कि सब कुछ मनी है, ऐसा नहीं है। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, डोंट मेक मनी एज ए मास्टर। ये प्रिंसिपल बाबा साहब ने अपनाया, आपने भी उसके लिए आपने सेमिनार की। एक विषय और आया है, उसको लेकर के मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि बाकी विषय आए जो मैं चर्चा करूंगा। एक विषय आया नैतिकता का, देशभक्ति का, चरित्र का, और ये हमारे जस्टिस जो रविशंकर जी झा साहब हैं उन्होंने इसका उल्लेख किया, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भी उसमें उल्लेख किया। मैं विवेकानंद की एक कथा से मेरी बात को समाप्त करने की ओर ही ले जाऊंगा कि स्वामी विवेकानंद जब प्रबुद्ध भारत ये पत्रिका निकाल रहे थे 1896 में, तो उस समय भाषण भी बहुत बड़े बड़े देते थे। तो एक भाषण बहुत सुंदर उन्होंने दिया लंदन में, वो शिकागो से लंदन होकर के वापस आए थे, लंदन में बहुत अच्छा भाषण दिया। तो एक महिला पत्रकार उनके सामने आई एंड उन्होंने एक क्वेश्चन किया, वो अंग्रेजी में क्वेश्चन था उनका, जिसको मैं कोट अनकोट करूंगा कि स्वामी जी योर लेक्चर आर वेरी गुड। जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि जस्टिस झा साहब बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं, ऐसा है, मुझे भी लगा लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा ही दिया था ना, वेरी गुड। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। एक महिला पत्रकार आई इंग्लैंड की, उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा लेक्चर दिया आप, योर लेक्चर वॉज वेरी गुड बट यू आर नॉट लुकिंग लाइक ए जेंटलमैन। तो स्वामी जी को बड़ा अजीब लगा, भाई जेंटलमैन क्या होता है। तो उसने फिर क्वेश्चन किया, वाई डोंट यू वियर ए कोट पैंट टाई एंड टी शर्ट एंड लुक्स लाइक ए जेंटलमैन। स्वामी जी स्माइल्ड एंड टोल्ड, इन योर कंट्री टेलर मेक्स ए जेंटलमैन, इन आवर्स कैरेक्टर मेक्स ए जेंटलमैन। दिस इज द डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ये कहां से आता है? ये प्रभुता से आता है। जब आप विजडम को जगाओगे, जब आप बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल की ओर बढ़ोगे, बैलेंस जीवन जियोगे, तो श्रेष्ठ जीवन जियोगे। तो आज की वर्कशॉप तो बहुत ही सुंदर वर्कशॉप। मैं तो चाहता हूं कि जोरदार ताली सिंगला साहब के लिए, पूरी बीसीआई के लिए, फैटर्निटी के लिए बजाई जाए। 3-4 विषय जो आपने रखे हैं, मनन मिश्रा जी आपने भी रखे हैं और सिंगला साहब ने भी रखे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वेलफेयर ऑफ एडवोकेट, जिसमें इंश्योरेंस कवरेज भी सम्मिलित है, और एक इनरोलमेंट फीस जो आप कह रहे हो 750 रुपये 1993 से कम है, बढ़नी चाहिए। तीनों ही प्रपोजल मुझे ठीक लगते हैं। अब मैं मेरी बुद्धि का उपयोग करूंगा कि कहां मैं कैसे ले जाऊं उसको आगे, वो मेरा काम है। अपन मिलते रहेंगे, और अब इतने मिल रहे हैं, जैसे परसों ही तो मिले अपन जयपुर में, आज मिल गए चंडीगढ़ में। तो जब इतने मिलते रहेंगे, इतने संवाद होंगे,
तो आपकी कोई समस्या बाकी रहेगी क्या? अब आपका गुरु किसकी, वो मैंने कह दिया ना, वहां बाहर में कहा ना। हाँ यहाँ भी कहना है क्या? वो मैं कहूंगा, यहाँ भी कहना है। वो मैंने जब बात कर रहा था अलग से तब कह दिया था, और मैंने वहां तो बहुत डिटेल में कहा। अब आगे हैं गुरु। ये गुरु शब्द है, ये महत्वपूर्ण शब्द है जी। ये नीर क्षीर विवेक, ये गुरु के माध्यम से हम सीखते हैं। अभी एक किसी देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के लिए शब्द यूज किया, गुरु। आपको ध्यान आया कि वो पपुआ न्यू गिनी गए थे, तो प्रोटोकॉल तोड़ करके वो आए और वो नरेंद्र मोदी के पांव छू गए। कोई प्रोटोकॉल में, डिप्लोमेट में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले भी देश आज़ाद थे और उनके डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल बने हुए थे। किसी छोटे देश के भी प्रधानमंत्री ने या राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे बड़े देश के भी प्रधानमंत्री के पांव कभी नहीं छुए, कभी नहीं। नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल वी कैन कोट। लेकिन यहां क्यों हुआ? यहां हो गया तो उसके देश में आलोचना हुई कि भाई अपना छोटा देश है तो क्या हुआ, 1 करोड़ की पॉपुलेशन तो है। और फिर वो भारत के प्रधानमंत्री हुए तो क्या हुए, आपने सबके सामने पांव क्यों छुए? तो उसने देखा क्या करूं, अब इसको डिफेंस में कैसे लाऊं। तो वो अपने डिप्लोमेट से भी बात करी, फिर वो इंडियन एम्बेसडर से भी बात करी कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा अलग तरह का आदमी मानता हूं, जैसे आपका मास्टर होता है ना, ऐसे। तो उन्होंने कहा मुझे क्या कहना चाहिए जिससे मेरे देश के ये पत्रकार और ये जो आलोचना हो रही है छुप जाए। तो उन्होंने कहा आप क्या कहना चाहते हो कि जी मास्टर को क्या कहते हैं आपके? बोला हमारे यहाँ मास्टर को गुरु कहते हैं। तो बोला गुरु का अर्थ क्या है? तो जो गुरु का अर्थ उन्होंने समझा, तो गु मने अंधेरा, रू मने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश करे उसका नाम गुरु है। तो उन्होंने कहा ये ठीक लग रहा है। तो आके मीडिया में उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी के पांव मैंने इसलिए छुए कि वो मेरे गुरु है। अब उन्होंने कहा गुरु कैसे? ये तो अलग देश है, यहां गुरु के कोई परंपरा नहीं। हाँ पंजाब में तो 10 गुरुओं का स्थान है जहां हम बैठे हैं, यहां तो है गुरुओं की। और वैसे भारत में तो गुरुओं की परंपरा है। कबीर कहता भी है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिला। इतना गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया। लेकिन वहां नहीं, वहां मास्टर, ओ माय मास्टर ऐसा करके कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये गुरु कहां से आया? तो ये उन्होंने वर्णन किया। तो उन्होंने माने नहीं तो फिर एक एक्सप्लेनेशन दिया। जैसे रूल आता है, फिर उसके प्रोविजो आते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन आता है। तो उसने एक एक्सप्लेनेशन दिया क्या कि मेरे देश में कोविड आ गया, मैं क्यों पांव छुआ नरेंद्र मोदी के? उसका एक्सप्लेनेशन है उसका कि मेरे देश में कोविड आ गया, मेरे मित्र देश भी हैं जिनसे मेरे अच्छे संबंध है, मेरे व्यापार भी हैं, मैंने उनसे दवाई मांगी, किसी ने नहीं दी। उन्होंने कहा दवाई वो हमारे देश में ही कम पड़ रही है, हम तो नहीं देंगे। तो मैंने देखा मेरे 1 करोड़ देश की जनसंख्या कहीं मर जाएगी, क्योंकि वो आइलैंड का बसा हुआ देश है। किसी में 50,000 जनसंख्या, फिर समुद्र आ गया, फिर 5,000 जनसंख्या, फिर समुद्र आ गया। इस तरह से बसा हुआ देश है, 1 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। तो जैसे ही किसी ने कहा आप नरेंद्र मोदी को फोन करो, तो वहां इंडिया में भी दवाई है। तो बोला मैंने एक दिन रात को फोन किया तो नरेंद्र मोदी जी ने फोन उठा लिया। तो मैंने फोन किया मुझे दवाई चाहिए। बोला आप कहाँ से बोल रहे हो? कि मैं पपुआ न्यू गिनी से, मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। बोला आपको दवाई कब चाहिए? तो उसको लगा यार ये तो दवाई दे सकता है। बोला एज अर्ली एज पॉसिबल। बोले ओके, फोन रख दिया। रात का टाइम था। सुबह मैं उठा तो इंडियन एयरलाइंस से मेरे देश में दवाइयां पहुंच गई। तो मुझे लगा भाई ये आदमी तो जोरदार है। तो दवाइयों से बोला मेरा बचाव हुआ। बाद में सेकंड वेव में मुझे चाहिए था टीका। अब टीका मैं तो बना नहीं सकता, मेरे देश में तो ताकत नहीं। मेरे मित्र देश हैं पड़ोस में बड़े बड़े देश भी हैं, उनके डेवलप्ड देश भी है। यूरोप के लोगों से भी गुहार लगाई कि मुझे टीका दे दो। बोला नहीं। तो एक दिन हिम्मत करके फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया कि आपके यहाँ टीका बन रहा है, मुझे टीका दे सकते हो क्या? बोला अभी हमारे यहाँ बन रहा है, अभी परीक्षण में 4-5 दिन परीक्षण में लगेगा। उसका पहले हम जो कोविड वॉरियर हैं, जो डॉक्टर है, नर्सेज है, उनको लगाएंगे, फिर सीनियर सिटीजन लगाएंगे, फिर आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको कितना टीका चाहिए मुझे आप लिखा दो। तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि टीका कोई सब मना करे, ये कहाँ से दे देंगे? जो टीका लगा रहे हैं वो भी मना कर रहे हैं, उनके बन गया वो भी नहीं दे रहे हैं।
लेकिन इन्होंने टीका भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में अंधकार छा गया था, प्रकाश कोई लाया तो नरेंद्र मोदी लाया, इसलिए वो मेरे गुरु हैं। तो गुरु अंधकार को हटा करके प्रकाश लाता है। तो जैसे आज चीफ जस्टिस साहब ने, जैसे यहाँ अंधेरा छा गया, सब्जेक्ट में नहीं रहे ना हम, तो सब्जेक्ट में नहीं रहे तो अंधेरा छंटा और प्रकाश आया, तो ये भी हमारे आज गुरु हो गए ना। वही काम होता है, गुरु का ही वही काम होता है। गुरु का वही काम होता है, सही रास्ते पे ले जाएं तो हम सबको सही रास्ते पे लाए। अदरवाइज मैं भी कई चीजें लिख के लाया तो दूसरी चीजें बोल देता, तो मैं भी टॉपिक पे रहा। इसीलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई जस्टिस झा साहब, आप सब लोग आए। मुझे एक अलग एक कार्यक्रम में शायद जाना है, और वो हमारे सत्यपाल जी जैन साहब गए, हमारे स्टाफ को बार बार फोन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि उस प्रोग्राम में भी चलना। लेट तो हो गया हूँ, शाम को एक कार्यक्रम और है चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ हरियाणा के। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा, चिंतन भी बहुत अच्छा, और मनन भी बहुत अच्छा किया आपने। उसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।